मरुस्थल पढ़ रहे थे ना अपन, और मरुस्थल में भी शुष्क मरुस्थल यानी एरिड डेजर्ट है यानी इसके बारे में। शुष्क मरुस्थल है ये अपन। और ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र इसमें भी, और एक बालू का स्तूप अपन ने लिखा था। कौन सा लिखा था? सेंड्यून एरिया है बरखान के बारे में अपन ने लिखा था। कि जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, किस प्रकार का बालू का स्तूप होता है? अर्ध, और सबसे ज्यादा गतिशील होता है चूरू के भालेरी में। वैसे बालू का स्तूप सबसे ज्यादा पाए जाते, जो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ प्रकार का ही बालू का है। अब दूसरा बालू का स्तूप भी अपन अनुप्रस्थ ही पढ़ेंगे। कौन सा बालू का स्तूप हो गया? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब जिसको हमें ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स अपन कह सकते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जैसे हवा चल रही है, पवन दीर्घ काल तक या लंबी अवधि तक, या अपन ये शब्द लिख सकते हैं कि जब भी प्रचलित पवन या दीर्घकालिक पवन एक ही दिशा में चलती और उसके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, इस तरह के बालू का स्तूपों को हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ट्रांसवर्स ड्यून्स कहा जाता है। ये जैसे ट्रांसवर्स, ये कौन से ड्यून्स हो गए? और ये विंड डायरेक्शन हो गया, जिसको हम कौन सा कह सकते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन के वेग के समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप है, लंबी अवधि तक एक ही दिशा में क्या चल रही है? पवन चल रही है, और उसके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को कौन से बालू का स्तूप कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर में, जो लोणकरणसर का क्षेत्र आता, बीकानेर में खूब मिल जाएंगे। गंगानगर है यही, यहां पर ही सूरतगढ़ के बीकानेर अपन ने लिख दिया। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के रावतसर में आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से श्री गंगानगर के सूरतगढ़, सूरतगढ़ में लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। झुंझुनू चूरू है, इसमें कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ, जिनको अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। तो अगला एक आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवन के वेग के समकोण पर, यह देखिएगा ये कौन सा ड्यून्स है? अनुप्रस्थ ड्यून्स हो गए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है।
हाँ, कि इसको हम कौन सा बालू का स्तूप कहते हैं? ये हवा के वेग के समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप, उनको कौन से बालू का स्तूप कहते हैं? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं, अवरोध के ऊपर बनने वाले बालू का। तो अगला एक आप लिखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो लिखो, प्रचलित पवन प्रचलित पवन प्रचलित का मतलब एक ही दिशा में पवन चल रही है लंबी अवधि तक। लिखे अब, तो लिखो, प्रचलित पवन के समकोण पर, प्रचलित पवन के समकोण पर बनने वाले प्रचलित पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। हाँ, कि प्रचलित पवन के मतलब इसका मतलब हो गया कि लंबी अवधि तक, दीर्घकालिक तक एक ही दिशा में चल रही है, उसको हमें ये। तो ऐसे बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां पर है? बीकानेर। हनुमानगढ़ के कौन से क्षेत्र में? गंगानगर के सुर, और झुंझुनू चूरू में इसी प्रकार के बालू का स्तूप मिलेंगे। हाँ, तो ऐसे जो झुंझुनू चूरू का क्षेत्र आता है इसमें, तो लिखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप, इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसरी, हनुमानगढ़ के रावतसर, श्री गंगानगर के सूरतगढ़, श्री गंगानगर के सूरतगढ़, और झुंझुनू चूरू, झुंझुनू चूरू में सर्वाधिक है। झुंझुनू चूरू में सर्वाधिक है। तो ये तो एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ऐसे अपने गांव में मिल जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो। जैसे ये कौन सा बालू का स्तूप हो गया? बकरियां खो गई इसकी, टेंशन में है, घर पे कहे क्या जाके। पहले कूटते थे घर वाले, है ना। अब तो तुम्हें अगर घर वाले बकरियां दे दे, तुम बेच के आ जाओ, ऐसे आदमी हो। अरे देते नहीं है ना, लखन जानते हैं तुम्हारे यहाँ कि ये मोबाइल में लगे रहेंगे और बकरियां पता नहीं भेड़िया खा जाएगा उनको। अनुदेरद्दे कौन सा हो गया? अनुदेरद्दे बालू का स्तूप, इसको रेखीय भी कह दिया आता है, इसको पवनानुवर्ती भी कहते हैं। हाँ, कि अनुदेरद्दे भी कहा जाता है, रेखीय भी कहते हैं, और क्या बोल देते हैं? पवनानुवर्ती भी कहते, देशांतरीय भी इसी को कहा जाता है।
देशांतरीय बालू का स्तूप। लीनियर कौन सा ड्यून्स हो गया? लीन। लाइनर नहीं, क्या लिखेंगे? लीन। कि लीनियर जो ड्यून्स आता है, ये जो बालू का स्तूप उसी, और इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ, पहला क्या नाम है? अनुदैर्य नहीं, अनुदैर्ध्य। फिर क्या बोलते हैं? रे। पवनानुवर्ती और देशा। मतलब लंबी अवधि तक पवन एक ही दिशा में चल रही। जैसे यहां पर आपने ये देखा है, ये भी लंबी अवधि तक है एक ही दिशा में। ये बना लिया था तुमने, ऐसा बनाते भी रहना है, ध्यान का। लंबी अवधि तक पवन क्या चल रही है? एक ही दिशा में चल रही है। अब उसके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को ही हमने क्या कहा था? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का। लेकिन यहां पर क्या है? इससे उल्टा है। लंबी अवधि तक पवन एक ही दिशा में चल रही, और इसके समानांतर बनने वाले, यानी जो बालू का स्तूप, जो किसी दोहरे जिनको अपन कह सकते हैं, ये इस तरीके के क्या है, यानी जो बालू का स्तूप बन जाते हैं। ये विंड डायरेक्शन है, पवन की क्या हो गई? दिशा। तो लंबी अवधि तक पवन जब एक ही दिशा में चलती है और उसके समानांतर जो दोहरे बन जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर के नाम से जाना आता है, अनुदैर्ध्य कह सकते हैं। ऐसे बालू का स्तूप आप जब यहां जोधपुर से बाहर जैसलमेर की तरफ जाओगे तो सड़क के किनारे किनारे लंबे दोहरे मिल जाएंगे, ऊंचे दोहरे खूब सारे। और ऐसे बालू का स्तूप जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम के रामगढ़ में है ऐसे बालू का। हाँ, कि रामगढ़ है, यहां पर जैसलमेर का जो रामगढ़ क्षेत्र आता है उसमें कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का। और जैसलमेर के रामगढ़ के अलावा आप देखेंगे कि इसी प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं, और आपको कहां पर है? तो जोधपुर, जो अभी आपको हमने बताया, और कौन सा हो गया? बाढ़, जिनको हम दोहरे बोल देते हैं ना, वही कौन से बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य। लंबे दोहरे, ऐसे लगता है जैसे कोई रेत की दीवार बना रखी है। इन बालू का स्तूपों के मध्य ऊंटों के आने जाने के मार्ग भी बने हुए होते हैं। वैसे सभी के बीच में होते हैं, जिनको कारवा या फिर क्या कह देते हैं? घास। कॉरिडोर भी कह सकते हो आप। वो तो बरखान में होगा, वो भी यही कहलाएगा। ऊंटों के आने जाने के मार्ग को क्या कहते हैं? कारवा या गस या कॉरिडोर है, या इसके नाम से जाना आता है। ये यानी इन ऐसे बालू का स्तूप है, इनका कई कई जगह आकार ऐसे वाई अक्षर के समान भी बन जाता है। जैसे यहां पर अपन ने देखा, ये कौन से अक्षर के समान बन गया? वाई। वाई अक्षर के समान भी इनको, इन्हें मृदकटक भी बोलते हैं। क्या बोल दिया आता है? मृद कटक है, यानी इसके नाम से भी इनको, हाँ, मृद कटक या रेत कटक है, यानी इसके। और इन्हीं को आप ध्यान रखना कि क्या बोलते हैं? सीप। जो छोटे आकार का बालू का, ये शब्द काफी बार पूछा गया है एग्जाम। सीप के नाम। सीप किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? तो कौन सा हो गया? हाँ, अनुदैर्ध्य है, यानी इसके नाम से भी इनको जानना आता है। मृदकटक है, यानी इसके नाम से भी। सीप है, यानी इसके नाम से भी इन बालू का स्तूपों को जानना आता है। तो ऐसे बालू का स्तूप। तो अगला एक आप लिखो, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप लिखो। पवन के वेग के
पवन के वेग के समानांतर, पवन के वेग के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को पवन के वेग के समानांतर बनने वाले पवन के वेग के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते। इस प्रकार के बालू का स्तूप ही इस प्रकार के बालू का स्तूप जैसलमेर के रामगढ़, जैसलमेर के रामगढ़, जोधपुर और बाड़मेर में, जोधपुर और बाड़मेर में है। ये बना लिया तुमने। तो पवन की दिशा के क्या हैं अभी दोहरे, इनको अपन जैसलमेर बाड़मेर में इन बालू का स्तूपों के मध्य ऊंटों के आने जाने के मार्ग को क्या बोलेंगे? कारवा या गासी। ये देखिए, ये दोहरे हैं। इसी तरह ये ऊंट आ जा रहे हैं, रेत मुक्त मार्ग होता है, इधर भी टीला उधर भी टीला और बीच में रेत बहुत कम होती है। इस बालू का स्तूप को हम कौन सा बालू का स्तूप कहेंगे? रेखीय यानी लीनियर जो ड्यून्स है, यानी इसके नाम से जानना आता है। ऊंटों के आने जाने का ये क्या है? यही मार्ग है, यही इसके नाम से जान। तो ये बरखान और भी आपको ये जो लीनियर आपको बताएं, ये देखिए। दुर्गम दूरस्थ प्रदेश, पहले जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तब दूर दराज से सिर पे पानी लाना पड़ता था। ये भी कौन सा बालू का स्तूप है? अनु, जिसको लीनियर के नाम से जानना आता है। दोहरे हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप, इनको हम कौन से बालू का स्तूप कहते हैं? लंबे दोहरे। इधर देशू की तरफ पर आप जाओगे तो सड़क के पास बहुत लंबे केरू, तुम में से होगा कहीं ये ऐसे बालू का स्तूप कितने लोगों के देखे हुए? इतने के, बाकी फीलिंग ले कि बस दोहरों में देखे हैं ना। हाँ, तो ये लीनियर ड्यून्स आते हैं, इनके ना है क्या कह रहा है? ये लिख लिया अपन ने। हाँ, इन बालू का स्तूपों को रेत कटक या मृद कटक और क्या बोल देते हैं? इनका आकार कई जगह कौन से अक्षर का हो जाता है? तो लिखो, इस प्रकार के बालू का स्तूपों को इस प्रकार के बालू का स्तूपों को मृद कटक, मृद कटक है। सीप है, सीप को अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना। अलब स्तूप, हाँ ये क्या है कि वो सारा मरुस्थल वगैरह उनमें बोलते हैं। अलब स्तूप भी कहा जाता है कि अलब स्तूप है इसके। इन बालू का स्तूपों के मध्य, इन बालू का स्तूपों के मध्य ऊंटों के आने जाने के मार्ग को
ऊंटों के आने जाने के मार्ग को कारवा या गासी कहते हैं। कारवा या गासी कहते हैं। हाँ, कि क्या बोल देते हैं, कारवा या गासी। फिर देखो जी, अगला जो बालू का स्तूप, अलग अलग प्रकार के ड्यून्स अपने मिलेंगे। एक होता है पैराबोलिक, है क्या कह रहे हो, पैराबोलिक। इसको परवलयक भी कह सकते हैं। हाँ, कि पैराबोलिक, या फिर इसको कौन सा बालू का स्तूप कहते हैं, परवलय। ये कौन सा था, रेगी। हाँ, इस तरीके का जो विंड डायरेक्शन है इसी प्रकार, ठीक है ना। ये चित्र साथ ध्यान रखा करो, है ना। अब एक अपन लिखेंगे पैराबोलिक, जिसको परवलयक भी बोल देते। ये इस प्रकार का जो बालू का स्तूप है, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, पूरा का पूरा जो मरुस्थल है, इसमें कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, पैरा। संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका विस्तार है, पूरे मरुस्थल में इनका विस्तार पाया जाता है। कौन से बालू का स्तूपों का, पैरा, जिसको हम परवलयक के नाम से जानते हैं। संपूर्ण मरुस्थल में ऐसे बालू का स्तूप आपको मिलेंगे, परवलयक या फिर कौन सा हो गया, पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब ये जो बालू का, इनका जो निर्माण है मरुस्थलीय, वनस्पति के योग से इनका निर्माण होता है। कोई क्षेत्र नहीं, अब तक अपन जिले वगैरह लिख रहे थे, इसका तो पूरे जितना ये आ गया। एक बार क्वेश्चन भी आया, संपूर्ण मरुस्थल कौन से बालू का स्तूपों से अटा हुआ है। अटा हुआ भी लिख सकते हैं और ये पटा हुआ। बताओ कौन से मरुस्थल, यानी कौन से बालू का स्तूपों से पटा हुआ है। पटा हुआ मतलब पाट दिया गया है। बोलो कौन से बालू का स्तूप, पैरा, पैराबोलिक। और ये इसी प्रकार के जो, यानी इनका अपन लिखें कि आकार किसके समान होता है, तो इनका आकार हेयर बैंड होता है। तो अपना जो हेयर बैंड आता है उसके समान इसका क्या हो गया, आकार। ये इसी प्रकार के ये बालू का स्तूप जो यहां पर अपन लगाते हैं ना, उसके समान इनका क्या होता है, आकार, विंड डायरेक्शन ये। और यहां पर आप देखेंगे तो पेड़ पौधे भी होंगे इनके। ये पेड़ पौधे आपको यहां लिखेंगे। इसके अवरोध से रेत चढ़ती रहती है। ये पवन की दिशा है, विंड डायरेक्शन है। ऐसे जो बालू का स्तूप हैं, यह इनको अपन कौन से ड्यून से कह सकते हैं, तो इनको हम कौन से ड्यून्स कहेंगे, पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, यही इसके नाम से इनको जानना आता है कि ये जो पैराबोलिक जो ड्यून्स आता है, ये पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये रेत, हेयर बैंड आजकल तो लगाते नहीं, किसी ने लगा भी नहीं रखा। पहले हमारे साथ में लड़कियां पढ़ा करती थी, तो परमानेंट लगाना पड़ता। एक के भी हेयर बैंड नहीं। अरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हाँ
यहीं पर लगाया करते थे ना। एक के भी हेयर बैंड नहीं है, मार्केट ही खत्म है फिर तो तुम्हारा। ये इसी के समान आकार वाले बालू, रेत के चढ़ने से इस तरीके के जो बालू का स्तूप है, यही इनका निर्माण। हेयर बैंड के आकार के जो बालू संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। हाँ, और इनका निर्माण किससे होता है? मरुस्थलीय वनस्पति के योग से होता है। आकार कैसा हो गया? हेयर बैंड है, यानी इसके समान है आकार। तो अगला आप लिखिए पैराबोलिक। लिखो इस प्रकार के बालू का स्तूप, इस प्रकार के बालू का स्तूप संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में इनके निर्माण में, इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का, इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान होता है। मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान होता। आकार हेयर बैंड, हेयर बैंड कई जगह हेयर पिन बोल देते हैं, हालांकि क्लिप अलग होती है। इनका आकार हेयर बैंड के समान होता। तो ऐसे ड्यून्स का चित्र भी आपको हम दिखाते हैं। अरे हमने सारे कलेक्ट किए हैं, ऐसे थोड़ी है यार। ये देखिए रेत के चढ़ने से, इसको कौन सा बालू का स्तूप कहेंगे? ये विंड डायरेक्शन ये है, इसमें उधर से नहीं है, ये रेत ऐसे चढ़ रही। इसको कौन सा ड्यून्स कहा जाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप हो गया? पैरा। हाँ, कि पैराबोलिक या परवलयिक ड्यून्स है, यही इनके नाम से जाना। तो पैराबोलिक बालू का जो स्तूप है, यही परवलयिक के नाम से। इसके बाद में अगला जो ड्यून्स आता है, हाँ, इसको अंग्रेजी में भी यही पैराबोलिक ही बोलते हैं, ध्यान रखना है ना, कि जो अंग्रेजी मीनिंग भी आपको ध्यान रखना कि क्या मिलेगा इसका, यानी पैराबोलिक ही मिलेगा। पैराबोलिक ड्यून्स हो गए। कई बार शब्द ये अंग्रेजी वाला दे देते हैं हिंदी लिख करके। जैसे अगला में बालू का स्तूप, जिसको आरपीएससी ने पूछा था, अधीनस्थ बोर्ड ने तो नहीं पूछा, लेकिन आरपीएससी ने पूछा था। एक आया स्टार ड्यून्स, तारा बालू का स्तूप। और दे दिया कि स्टार बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं। तारे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसका नाम ही क्या कर दिया गया? स्टार ड्यून्स, तारे के आकार के बालू का स्तूप। मतलब विभिन्न दिशाओं से पवन चल रही, इस प्रकार की, मतलब जिसकी एक भुजाएं नहीं है, कई सारी क्या हो चुकी है जिसकी भुजाएं।
ये विभिन्न दिशाओं से चलने वाली जो पवन है, इससे बनने वाले श्रृंखलाबद्ध, हाँ, कि श्रृंखलाबद्ध बालू का जो स्तूप आते हैं, हाँ, कि उनको कौन से बालू का स्तूप कहते हैं? तारा। कि श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाने वाले जो स्टार ड्यून्स हैं, यही इनको आपको ध्यान रखना है कि श्रृंखला के रूप में पाए जा रहे हैं, उनको तारा बालू का स्तूप कहते हैं। स्टार ड्यून्स है, इसके नाम से जाना, तारा बालू का स्तूप अपन कह सकते। ये 10 से 25 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। ऐसे बालू का स्तूप शायद तुम्हारे नहीं देखे हुए। अरे तो फोटो तो दिखाएंगे, रुक, कंट्रोल है ना। और श्रृंखलाबद्ध रूप में ऐसे बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप के लिए आपको जाना पड़ेगा जैसलमेर। फोटो से काम नहीं चलेगा। जैसलमेर के कौन से गढ़ में मिलेंगे? मोहनगढ़। कौन से गढ़ में? और पोखरण में मिल जाएंगे। और श्री गंगानगर के सूरतगढ़, हाँ, कि गंगानगर के कौन से गढ़ में? हाँ, सूरतगढ़ है। यही इसमें कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ध्यान रखना, किताब कभी कभी, हालांकि तुम किताब नहीं पढ़ते हो, हाँ, नोट्स गाइड वगैरह इसी में रहते हो, किताबें कहां तुम्हारा काम पड़ता है किताबों से। तो उसमें मोहनगढ़ की जगह सोनगढ़ लिखा हुआ है। किताब में मोहनगढ़ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किताब क्या होती है? वर्षों में लिखी जाती है, बहुत समय लगता है। कॉपी पेस्ट करके करना वो नहीं होता है। ओल्ड क्वेश्चन आ गए, ये नहीं। किताब में कोई क्वेश्चन व्यूशन नहीं होते हैं, थ्योरी लिखी जाती है। जो तुम पहले पढ़ा करते थे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा करते थे ना, वो होती है किताबें। तो बहुत समय लगता है। तो पहले किताबें हस्तलिखित हुआ करती थी, हाथ से लिखने, फिर टंकण होती थी। कभी आप तहसील वगैरह उसमें गए तो टंकण, टाइपिस्ट अलग है, टंकण क्या होती थी अलग, उससे। अब वो तो जैसा लिखा हुआ होता है ऐसा ही, जैसे किसी हाथ से लिखी किताब और लिखा कि जो स्टार ड्यून्स है, यानी वो कहां पर पाया जाता है? मोहनगढ़ लिखा। पहले क्या था कि स्याही से लिखते थे, पेन डुबो डुबो कर, स्याही की दवात होती थी, हाँ, उसको पेन जो गोछा होता था उससे काट करके, लकड़ी का होता था, उससे वो क्या है कि कलम बनाया करते, उसको डुबो डुबो करके लिखना हो। तो जैसे यहां पर ये दवात है, ये कलम है, इसमें डुबो डुबो करके यहां पर लिख रहे। इतने में क्या हुआ कि थोड़ी सी इच्छा होगी, थोड़ा बाहर जाकर के आते हैं, है ना, पानी वानी पीने के लिए। फिर क्या हुआ, इसी दवात में एक मक्खी गिर गई आकर, खुली रहती थी ना, मक्खी वापस ऐसे आराम से निकल के आए और आकर के यहां बैठ गई मक्खी इस मैप पर। और फिर वो थोड़ी चल गई ऐसे, फिर उड़ गई। क्या बन गया ये? मौन का क्या बन गया? मजाक नहीं है। कभी कभी आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा, कई बार मक्खी आकर के बैठ जाती है, वो चल जाती है। देखा कभी? आएगा कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा यहां पर। तो ये मोहनगढ़ से कौन सा गढ़ बन गया? सोहनगढ़ बन गया। ऐसे वो सोहनगढ़ बना हुआ, टाइपिस्ट ने भी फिर उसको सोहनगढ़ ही छाप दिया, बाकी सोहनगढ़ कोई जगह नहीं है। कौन सी जगह है? हो सकता है एग्जाम में आपके मोहनगढ़ ने लिख करके कौन सा गढ़ लिखा हुआ जाए? गाइडों से तो पेपर बनाए नहीं जाते, किताबों से बनाए जाते हैं। किताब वाला जो देख करके उसको बना रहा है, किताब वाला कभी जैसलमेर आया ही नहीं, उसके दिमाग में तो मोहनगढ़ और सोहनगढ़ एक ही चीज है, या सोहनगढ़ अलग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे दिया। तो ये श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? तारा बालू का स्तूप, स्टार ड्यून्स है, इसके नाम से ऐसे बालू का। पहले आप लिखिएगा तारा बालू का स्तूप, लिखो विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न दिशाओं से चलने वाली, विभिन्न दिशाओं से चलने वाली पवनों से
श्रृंखलाबद्ध रूप में तारे के आकार में बनने वाले बालू का स्तूप है। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर ही 10 से 25 मीटर ही होती है। ये जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण और गंगानगर के सूरतगढ़ में है। ये इस तरीके के बालू का स्तूप स्टार ड्यून्स ये जैसे हमारे ऐसी रेत के बनते हैं, स्टार ड्यून्स आते हैं। सहारा के मरुस्थल में ऐसे बन जाएंगे। हां, अलग अलग तरह की, इसको हम कौन सा ड्यून्स बोल देते हैं, स्टारी ड्यून्स है इसके नाम से। तारा बालू का स्तूप स्टारी ड्यून, राजवीर जी सर के खेत में ऐसा है, जिसकी रियल फोटो आपको बताऊं। ये हां, पैसे लेते हैं ये देखने के, मजाक नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम। पूछ लेना चाहिए तुम। हाँ, ये फलोदी के पास ही तो रहते हैं ये। हाँ, ये हर संडे को इसीलिए क्लास नहीं लेते हैं, यहां चले जाते हैं ओपन, संडे ओपन। और इसमें रेत के स्टार ड्यून्स हैं। मुझे बुला लिया, मेरे से ही 700 रुपए ले लिए इसके। मजाक नहीं कर रहा मैं। 700 रुपए आज तक मांग रहे हैं, मेरे पास भी थे नहीं, अपन तो वही बात है। हाँ, जेब भी नहीं होते हैं उसमें पैसे नहीं होते, अब तक मांग रहे। 3-4 बार हर दिन मैसेज, अभी दिखा दूं, आप मजाक नहीं करते कि भाई साहब वो 700 रुपए का मैसेज। हाँ, मजाक कल का ही है, मजाक नहीं कर। फिर किसी से उधार लेकर के उसमें से कुछ रुपए तो मैंने करवाए उनको। ये देख लो, फोन पे का किया हुआ भी देख लो, उन्हीं का नाम। तुम मानते नहीं, पूछ, मजाक नहीं करा मैं, अभी देख ले, इतनी दूर से तुम्हें दिखेगा नहीं वो इधर, तो तुम्हें दिखेगा कैसे? तो अभी तुम जाते हो देख ले, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियस बता रहा हूं। तो ये स्टार ड्यून्स बहुत कम, तभी तो मैंने कहा तुम्हारा देखा हुआ नहीं है, देखना है। तो मेरे को तो कहा था कि थोड़ा सा इशारा कर देना कोई देखने के लिए, तो और एक्स्ट्रा इनकम हो जाए ना। तो ये स्टार ड्यून्स इसी प्रकार के जो बालू का स्तूप आपको मिले, उनका इरादा था ऐसा बनाने का है, लेकिन ऐसा बन नहीं सकता होता है ना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। वही तो फिर अपने क्या आंधी चलती है तो ये वापस उड़ जाते हैं। तो स्टार ड्यून्स, तारा बालू का जो स्तूप, अपने ऐसे बालू का स्तूप कई जगह मिल जाएंगे आप। ये अनियमित पवन प्रवाह से ही बने। है ये स्टार ड्यून से मतलब इसका तारा बालू
जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र आता है, उसमें इस तरीके के बालू का स्तूप। मैंने कहा भी था सर ऐसे बालू का स्तूप तो और भी जगह मिल जाए, कि नहीं सर इस हमारे वाले बालू का स्तूप में आ जाते हैं, इसमें देवी देवताओं का वरदान है कि इसमें जो एक बार इसमें लौट लेता है उसकी हर तरह की मनोकामना पूरी हो जाती है। मेरे तो पता नहीं चला, कोई मनोकामना ही नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कई तरह की मनोकामनाएं पूरी हुई है। बाद में बताया नहीं तो क्या पता कोई मनोकामना मांगी थे, और पहले 700 रुपए के लिए कहते थे थोड़ी जाते हुए थे। अगला जो सेंड्यून्स तारा बालू का स्तूप के बाद, इसका क्षेत्र लिखवा दिया ना मैंने आप। हाँ, तो अनियमित पवन प्रवाह है इसके। एक देखिएगा अवरोधी बालू का स्तूप, यह भी आपको बताऊंगा। भाई हम तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के है ना, स्थायी आवास तो है नहीं। अवरोधी, अवरोधी को हम बोलते हैं बैरियर। बैरियर ड्यून्स, बैरियर तो जानते हो तुम, टोल टैक्स जाते हैं तो वो लकड़ी इसी आके आके रुक जाती है ना, अवरोध। हाँ, तो वही बैरियर ड्यून्स है इसके बारे। अवरोधी बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप कैसे बनेंगे? तो किसी भवन या इमारत कह दें अपन, यही भवन इमारत या वन कहें चाहे जंगल कहें अपन, कि भवन इमारत वन जंगल पहाड़ी के अवरोध के कारण, हाँ, कि पहाड़ी के अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूपों को ही क्या कहेंगे? गर्मियों में धूल भरी आंधियां चलती है ना। अब आंधियां स्टार्ट हो गई, अपनी जो हवेली है, घर है, हाँ, या अपनी पुरानी इमारत या नई इमारत है, उससे वो आंधी आकर के टकराती है। उसके साथ में क्या होती है? रेत होती है, वो उससे टकरा करके जमा होती रहती है। वहां पर एक लंबा दोहरा भी बन सकता है, उसको हम कौन सा बालू का स्तूप कहते हैं? ये पहाड़ियों के, पहाड़ी जिसको बाखर बोलते हैं अपने इधर, हाँ, उनके पास में बनने वाले बालू का स्तूप को ही क्या कहते हैं? अवरोध। अवरोधी बालू का स्तूप है, यानी इसके नाम से जानना आता है। हाँ, कि पहाड़ी अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप है, उनको हम कौन से बालू का स्तूप कहते हैं? अवरोधी। ऐसे बालू का स्तूप अगर आप कभी अजमेर गए हो, अजमेर में भी आपको नाग पहाड़ी, पुष्कर जाते हैं तब आती है नाग पहाड़ी, छोटा सा पुष्कर डेजर्ट, अंग्रेजों को खूब वहां पर घुमाया जाता है। हाँ, केमल सफारी भी की जाती है। तो अजमेर में कौन सी पहाड़ी होगी? नाग। पुष्कर और कौन सा हो गया? बूढ़ा पुष्कर। वहां पर पहाड़ियों के अवरोध के कारण यही क्या बन चुके हैं? अवरोधी बालू का। जयपुर, क्या कह रहे हैं? अरे सब बताऊंगा। तो जयपुर में बिचून और कौन सा हो गया? जोबने। हाँ, बिचून और सीकर की जो पहाड़ियां हैं उनमें इसी प्रकार के क्या पाए जाते हैं? बालू। अपने घर खेत में मिल जाएंगे ऐसे बालू का स्तूप, जहां पर अपन देखेंगे अपनी गर्मियों में विशेष रूप से अपने घर होते हैं, उनसे टकरा टकरा करके रेत क्या होती है? जमा हो जाती। उन्हीं को हम कौन से बालू का स्तूप कह देंगे? अवरोध। अवरोधी, बैरियर ड्यून्स है, यानी इसके नाम से जानना। तो भवन इमारत वन जंगल पहाड़ी के अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूपों को हम अवरोधी बालू का स्तूप। तो अगला आप लिखिएगा अवरोधी। अवरोधी बालू का स्तूप। तो लिखो भवन इमारत
भवन, इमारत, वन, जंगल, वन जंगल और पहाड़ी के अवरोध, पहाड़ी के अवरोध, अवरोध के कारण बनने वाले, पहाड़ी के अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूपों को अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप इस प्रकार के बालू का स्तूप अजमेर की नाग पहाड़ी, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, जयपुर के बिचुन, जयपुर के बिचुन, जोबनेर, और सीकर की पहाड़ियों में, हर्ष वगैरह आगे अपन पढ़ेंगे। हाँ, सीकर की पहाड़ियों में है। तो अवरोधी जो बालू का स्तूप आपको, जैसे स्टार ड्यून्स हमने आपको बताया, इसी प्रकार से जैसे ये स्टार ड्यून्स का उदाहरण अपन ने लिखा था, तारा बालू का, ऐसे ही अवरोधी जो बालू का स्तूप प्राकृतिक अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप, ये देखो पुष्कर दिख रहा है तुम्हें, और ये रेत है और यहां पर पहाड़ी हो गई, हवा से मिट्टी इकट्ठी हो गई, रेत बन गई, तो इसको कौन सा ड्यून्स बोलेंगे? अवरोधी, अवरोधी बालू का स्तूप बोलेंगे। यहां पर आप देख रही है पुष्कर का ही है। जब पुष्कर वाला मेला लगता है ना, तभी बाहर विदेशी पर यह सबसे बड़ा रंगीन मेला है ये। हाँ, तो ये पुष्कर का जो भाग आता है, यही यहां पर ये अवरोध के कारण बने हुए बालू का स्तूप, इसको अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। ये पुष्कर, ये पीछे पहाड़ियों का भाग, ये सारे एक छोटा ही मरुस्थल है, कोई ज्यादा बड़ा मरुस्थल है यहां पर नहीं, ये अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी, हाँ हाँ, अवरोधी बालू का स्तूप है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी दिखाएंगे। ये भी कैसे हैं? और ऊंट भी समझदार। हाँ, तुम मत खड़े रहना, तुम्हें लखन दे करके करेगा, वही तो बात है ना। हाँ, तो ये अवरोधी बालू का स्तूप अपन कह सकते हैं। तो ये सारे जो प्राकृतिक अवरोध के कारण बनने वाले ड्यून्स आते हैं, ये पुष्कर की पहाड़ियां ही। हाँ, इनके पास में बनने वाले ये क्या हैं? ये ड्यून्स आते हैं, जिनको हम कौन से बालू का स्तूप कहेंगे? है क्या कह रहा है ये छोरियां, क्या कह रहा है? तो ऊंट तुम्हारे को देख करके तो उछल के गिरता है, वही तो बात है ना। हाँ, जाके चेक कर लेना तुझे, मजाक नहीं, उसको पता है कि ये निर्दयी आदमी है, कि काम का नहीं है कि। हाँ, तो अभी यही जो ये अवरोधी बालू का स्तूप, अपने यहां पर भी कई जो बाकर, पहाड़ियों को बाकर बोलते हैं, इनके पास में रेत आ करके क्या हो जाती है? जमा। अब हमारे तो घर तो है नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं।
अभी आपकी क्लास नहीं लगी है, कुलदीप सर की क्लास लगेगी, पॉलिटी के कुछ टॉपिक है तुम्हारे, है ना। हाँ, उनके गांव गया हुआ था, कई बार जाता रहता हूं, कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है। ये पास में भंबोर है ना, भंबोर बावली, तुम में से होंगे कई सारे उधर के, भंबोर बाव, कितने लोग हैं ये, इतने सारे। उधर वो उनके गांव में ही रेत का टीबड़ा है, तो टीला नहीं पहाड़ी है, बाखर। तो मैं गया कि सर आपको हम बाखर दिखा के लाते हैं। तो मैंने सोचा कोई बाखर कोई बड़ी चीज होगी, चला गया। अब वहां फिर और सारे बहुत सारे दोस्त बन गए उधर मेरे, आजकल काफी बड़े दोस्त है। अब ऐसी बात नहीं है हम ऑस्ट्रेलिया के ही रहे हैं अब, है ना, इधर अपना मार्केट है, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, बड़ा मार्केट है, धीरे धीरे वही था ना। हाँ, तभी तो 700 रुपए उनके दे नहीं रहा मैं, वही तो बात है ना। हाँ, ज्यादा मांगेंगे तो 5 आदमियों को इकट्ठा करके ले जाऊंगा कि रेत के कोई 500-700 रुपए दिए जाते हैं क्या। तो उनके भी वहां लेके, तो वो और कई सारे साथी साथ हो गए। तो वो उनके वो पहाड़ी पे शिव जी का मंदिर है बावली में ना। हाँ, वहां रेत नहीं है, टीले बहुत ही कम हैं। और उस ऊपर से देखते हैं नीचे वो जमीन, वहां काफी वृक्ष भी लगे गए हैं, पानी वानी भी देते रहते हैं। तो वहां उसके पास, उस पहाड़ी के पास में आकर के क्या होगी, रेत इकट्ठी हो गई, खूब सारी रेत, और एक टीला बना हुआ है। सर आकर के कहते हैं कि सर आपको पता है कि ये क्या है? रेत का टीला है और क्या है? मैं यार जानता नहीं, कि ये पढ़ा था मतलब ये अवरोधी बालू का स्तूप क्यों हो गया, आपको ये नहीं पता, ये महाभारत काल का रेत का टीला है। है कहां, वहां पर उखड़ और मूसल भी पड़े, चूरमा कूटने वाले होते हैं ना, ओखली और मूसली, कि ये देखो ये महाभारत काल में यहां पर भीम चूरमा बनाया करता था बाट। ये और ही गजब है, मानना पड़ेगा, जगह के अकॉर्डिंग मानना जरूरी होता है। तो वो ये रेत का टीला का इसका क्या मतलब, ये चूरमा थोड़ी बिखर गया है यहां, नहीं। इधर से भीम पैदल जा रहा था, तो एक दिन क्या, उनकी जो जूती थी ना वो रेत से भर गई, तो यहीं पर उन्होंने खोल करके क्या है खाली की, तब ये क्या बन गया, रेत का टीला। मैं कहा हाँ सर बिल्कुल मान गया हूं, ये अवरोधी क्या है, अवरोधी नहीं, और बता दो कहीं है। अरे वो इधर से ही रेत आ रही है यहां पर टकरा करके, नहीं ये अवरोधी बात जो है वो मजाक नहीं, ऐसी बात है कि गलत है ये सही है, ऐसे ही मानते हो ना कि भीम ने वो जूती खोल कर ये भी देख लो बना ही रहा है मेरे को, तो मानना ही पड़ेगा, वो तो मानना पड़ा ना, वही तो बात, मार्केट बनाने के लिए मानना पड़ता, नहीं मानोगे तो फिर विपरीत हो जाएगा ना काम। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो ऐसे कई जगह आपको बालू का स्तूप ही बन जाए, तो वो अवरोधी बालू का स्तूप, ठीक है। अभी अवरोधी बालू का स्तूप के बाद अगला एक है स्कर्ब काफीज। आपके नोट्स कॉपी में स्कर्ब नहीं लिखा हुआ मिलेगा, सब्र मिलेगा। सब्र शब्द ही नहीं होता है कोई, है ना, ये सब्र काफीज नहीं है, स्कर्ब काफीज। स्कर्ब अंग्रेजी का शब्द है बेटा, और स्कर्ब का मतलब होता है झाड़ी। स्कर्ब का मतलब कौन सी होगी, झाड़ी। इसी से यही मरुस्थलीय घास और झाड़ियों के आसपास जब रेत इकट्ठी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, स्कर्ब। ये पश्चिमी राजस्थान, कौन से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान का भाग है, उनमें क्या पाए जाते हैं, यानी सभी जगह इसका अपनी झाड़ियां नहीं, जैसे खीप, नागफनी, झाड़ियां छोटे वाली पाला वाली, हाँ, उनके पास में रेत आकर के जम जाती है, वो रेत में ही दब जाती। वही कौन सा होता है, स्कर्ब काफीज, जिसको सब्र काफीज के नाम से जाना आता है। हाँ, इस प्रकार के जो बालू का स्तूप आपको, जैसे ये देखिएगा, ये झाड़ियां घास है ना, इनके पास में रेत आकर के इकट्ठ, ये तो खैर पुष्कर का तस्वीर है, अपने इधर की भी आपको बताएंगे। स्कर्ब भी काफीज का हो गया, और ये स्कर्ब काफीज का ही, ये देखो खींप है, और खींप में आकर के रेत क्या हो गई, इकट्ठी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्ब।
ये तो बेड़े चरा रहा था रे। हाँ, तो किताब में होमवर्क कर रहा था, यही रख दिया। पहले हमारे टाइम करना पड़ता था। हाँ, गरवाएगा कुछ नहीं है, वो दे बेड़ों का ध्यान रख ले। हाँ, वो किताब ले जा, वहीं पढ़ ले साहब, करना पड़ता था, कोई इलाज नहीं। अब तुम्हारी तरह थोड़ी है, कान में लगा लिए और देख रहे हैं कुछ भी है। घर वाले कह रहे हैं क्या कर रहा है, पढ़ रहा हूं। पता चला पढ़ क्या रहा है, अंदर कुछ अलग ही चल रहा है ना। हाँ, तो वो अलग दौर था। उस समय क्या है कि काम भी करना पड़ता था, साथ में क्या होना पड़ता था, पढ़ना। तुम्हारे तो क्या है कि तुम दो चीजें रखते हो, कोई देख नहीं लिया तो फट से पन्ना पलट लिया, जैसे मोबाइल में पलटते हो ना, वो है। तो वो उस समय नहीं था। इसको कौन सा कहा जाता है, इश्कर्ब काफीज है, यानी इसके ना सब्र काफीज कह सकते हैं। इसका ये तो पुष्कर के पास के हो गए। दूसरा आपको अपने यानी इस क्षेत्र में भी मिल जाए, ये नागफनी थोड़ के जो वृक्ष आते हैं, जो पेड़ है पौधे टाइप, ये देखिएगा कि रेत है, यानी इसमें ये दब जाएंगे। इनके पास में आकर के क्या है, यानी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। इसको हम कौन से बोल देते हैं, इश्कर्ब काफीज है, यानी इसके नाम से जानना। तो ये संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, झाड़ियां वनस्पति है, यानी इनके आसपास में पाए जाने वाले भालू। तो अगला आप लिखिएगा, इश्कर्ब काफी। सब्र शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है, मूल शब्द ही इश्कर्ब। तो अगला आप लिखिएगा, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय झाड़ियों, मरुस्थलीय झाड़ियों और घास के आसपास, घास के आसपास से बनने वाले बालू का स्तूप को बालू का स्तूप को मरुस्थलीय झाड़ियां और घास के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप को क्या बोलेंगे, हाँ, इश्कर्ब काफीज कहते। इश्कर्ब काफीज कहते। हाँ, ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र पाए जाते। ठीक है ना, कि पश्चिमी राजस्थान है, इसमें क्या पाए जाते हैं, सर्वत्र। तो ये इश्कर्ब काफी जो बालू का स्तूप है, यही इसके बाद तो ये झाड़ियां वगैरह है, यही मरुस्थलीय जो वनस्पति है, यही इनमें पाए जाने वाले क्या हो गए, ये अपने राजस्थान का जो मरुस्थलीय सैंड-ड्यून जो एरिया पढ़ने लिखा है, मुख्य रूप से मरुस्थल का ही क्या आता है, यही जो भाग अब पढ़ने लिखा। अब इस मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू का स्तूप, तो इसको यानी 58.5% भाग पर मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में है। क्या इसमें नए जिले जैसे सलूम्बर, बालोतरा, फलोदी, डीडवाना, कुचामन शामिल किए जाए, किए जाएंगे ऐसा। लेकिन तुम्हें अभी कुछ नहीं है, तुम्हें नए का इतना ही ध्यान रखना है, अभी क्या होना है क्या नहीं होना। अभी तुम्हारे को किसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, जो है उसी। नए के चक्कर में तुम फेल हो जाओगे, कई सारे फेल हो गए, ध्यान रखना, कुछ नहीं हो रहा। अभी तुम्हें न तो पूछे जा रहे न कोई, क्योंकि अब जब तक एडवाइजरी जारी नहीं, सब क्लियर होता है। जब सरकार अपना काम करती है तो एक भी फागड़दू काम नहीं करती, सिस्टेमेटिक ढंग से क्या होता है काम। ये केवल क्या की गई है, घोषणा की। हाँ, तो जब काम होंगे तो ये थोड़ी है कि मैं कर दूंगा। सब अधिकारी ऑफिसर्स किस लिए बिठाए जाते हैं, किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना, ये सारा काम अधिकारी किस लिए, इसीलिए। अब इस चक्कर में तुम्हारे जैसे बोले बाले, एक बार शुरू में जब 50 जिले हुए थे, लोगों ने किताबें बेच दी थी 50 जिलों के अकॉर्डिंग, बेच दी थी ना, तो तुम्हारे जैसे बोले बाले खरीद लिए, कोई फायदा हुआ उनसे। लेकिन तुमने कौन सा एग्जाम देखा, कभी दिया ही नहीं होगा। एग्जाम दिया तो देते तो पता चलता आया कोई क्वेश्चन, तो फिर तो उनसे कोई मतलब नहीं है ये।
तो ये डॉक्टर शिवराज ये है ना, तो कोई दिक्कत, वो तो है उन जिलों के ही हैं, और तेरे को लग रहा है तो वो इसके पार्टी होंगे ना। दूसरा, गुरुजी हमें पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी काकी रहती है। बेटा ये हो जाता है, कई कई बार गड़बड़ हो ही जाती है, तो देख ले। तो तू भी अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगा ना, तेरे को भी छोड़ के चली जाएगी। मैं सरकारी नौकरी नहीं लगा इसलिए छोड़ के चलेगी। संग्राम सिंह सेकंड ग्रेड वाला आदमी यहां कैसे पहुंचा, या सेकंड लेवल वाला है? तो मैं किसने बता दिया? तो ये सभी जो सैंड ड्यून्स आते हैं, ये सारे के सारे बालू का स्तूप। को ऐसी दिक्कत होती है तो पर्ची भेज दिया करो। तो मान लीजिए यहां तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचती है, तो काकी कुकी वाला तो बाद में देखेंगे अपन। हाँ, अब वो तुम सारे सहयोग करोगे तो कभी मान लीजिए काकी वापस मिल भी सकती है ना। हाँ, ऐसे नहीं। हाँ है, नेब का और लूनेट, अन्य जो हालांकि अपने नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अन्य बालू का स्तूप है, इसमें एक आता है नेबखा और लूनेट। ये भी झाड़ियों के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप, जिनको हम क्या कह देते हैं, नेबका और लूनेट के नाम से जाना। ये अन्य नाम ऐसे ही लिख लोगे है ना। झाड़ियों के आसपास ही बनते हैं, इनका अपने मरुस्थल में नहीं है, केवल आपको ज्ञान के लिए। न कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये केवल भाई कई बार पूछे नेब का क्या है, लूनेट क्या है, तो ये भी क्या है, सैंड। अब जितने भी तुमने बालू का स्तूप देखे, उन सब पे लकीरें बन जाती, हवा की वजह से क्या बन जाती है, जिनको उर्मिकाएं कहते हैं। नाम लिख लिया ना दोनों आपने। हाँ, तो ये तो सारे, जैसे ये स्टार ड्यून सप्पड़ ने लिखा था, ये मूल बालू का स्तूप यही होते हैं। अब एक होती है उर्मिकाएं, उर्मिलाएं नहीं, क्या होती है, यानी जो रेत के दौरे होते हैं उन पर बनने वाली जो लहरें हैं, कि बालू का स्तूप है, उन पर बनने वाली लहरों को ही क्या कहा जाता है, उर्मिका। उर्मिकाओं के नाम से जाना आता है। बालू का स्तूप है, उन पर बनने वाली लहरों को किस नाम से जाना आता है, उर्मिका। तो एक आप लिखिएगा, बालू का स्तूपों पर ही, बालू का स्तूपों पर बनने वाली, बालू का स्तूपों पर बनने वाली लहरों को, लहरों को उर्मिकाएं कहते हैं। उर्मिकाएं कहते। अब जैसे हर बालू का स्तूप पे मिल जाए, ये तो खैर समका है जहां केमल सफारी हो रही है, इसमें तो ये फोक डांस वगैरह अपने हो। यहां पर आप देखो, ये दिख रही है आपको, ये उर्मिकाएं। उर्मिलाओं को नहीं देखना है, उर्मिकाएं देखनी है। तो ये कौन से हो गए, उर्मिकाएं। हाँ, बादल साफ सुथरा वातावरण होता है तब का है। इसमें भी आप देखेंगे बीच में देखो छोटी छोटी उर्मिकाएं मिलेगी। हर एक बालू, ये इसमें देख लीजिए, तारा बालू का दिख रही है, यहां तो नहीं है लेकिन यहां पर हर जहां पर आप देखेंगे, अरे तुम ये ऑस्ट्रेलिया के पीछे ही तुम पड़ गए। हाँ, ये तो खैर बनाया गया बालू का, ये देखिएगा, ये उर्मिकाएं है ना, बालू का स्तूप। हर बालू का स्तूप में इस तरह के आकार आपको मिले, ठीक है। तो ये एक क्षेत्र था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र।
एक मैं यूएनसीसीडी के बारे में लिखाऊंगा, मुझे ध्यान अगर मैं भूल भी जाऊं तो याद दिला देना। जैसे मरुस्थल पूरा हो ना, कि मरुस्थल रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया जाता है, यूएनसीसीडी है ना। 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय, वैसे नहीं भूलूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो यूएनसीसीडी है यही उसके। अब देखो अगला बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। नाम ही यह है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, सैंड ड्यून फ्री एरिया। सैंड ड्यून फ्री एरिया है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। देखो इसका मतलब यहां पर रेत मरुस्थल तो है ये, लेकिन पथरीला मरुस्थल है, रेतीला नहीं है। किस प्रकार का मरुस्थल हो गया, पथरीला। सैंड ड्यून फ्री एरिया कि इस क्षेत्र में टर्शियरी पीरियड की अवसादी चट्टानें पाई जाती। अब यहां थोड़ा सा रॉक्स फॉर्मेशन समझना पड़ेगा, तब भी अपने को पता चलेगा कि यहां पर क्या चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या मतलब चट्टानों में क्या क्या मिले, रॉक फॉर्मेशन, यही चट्टानें कैसे बनती। आपको वैसे शुरुआत में मैंने बताया भी था, सबसे पहले चट्टानें नहीं थी, हमारी पृथ्वी है तप्त और कौन सी अवस्था में थी, तरल अवस्था। देखो किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे तो एक चीज तो माननी पड़ेगी, उसके बाद आगे उसका आकलन। और जैसे ही हमारी पृथ्वी ठंडी होती है तो सबसे पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, आग। आग से उनका निर्माण हो गया, उसको हम कौन सी सेल कह देते हैं, आग, इग्निस रॉक। इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा ग्रेनाइट। बताओ हमारे मरुस्थल में ग्रेनाइट है या नहीं। और ग्रेनाइट की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसी का अपर्दन और अपक्षय हुआ, और ग्रेनाइट से लाल मिट्टी बनती है। जब वो जल के संपर्क में आती है तो पीली हो जाती है और भूरी हो जाती है। हमारे यहां पर लाल, पीली और कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये ग्रेनाइट। बताओ कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। और दूसरी चट्टान अपन लिखते हैं बेसाल्ट। कौन सी चट्टान होती है, बेसाल्ट। बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट से कौन सी मिट्टी का, ये दो तरह की, एक ग्रेनाइट और एक कौन सा हो गया, बेसाल्ट। अब इनका जो निर्माण आज भी होता है, लेकिन टेम्परेचर कितना होता है, 600 से 15। बताइए क्या इतने तापमान में किसी प्रकार का जीव पाया जाता, यहां तो 50 में हालत खराब है ना। इस टेम्परेचर में कोई भी जीव ही नहीं। आप ग्रेनाइट कितना ही खोद लीजिए, किसी भी प्रकार का बेसाल्ट और ग्रेनाइट में जीव ही नहीं। सबसे पहले बनने वाली चट्टान कौन सी थी, आग, जिसको कौन सी रॉक कह देते हैं, इग्निस। अब जैसे ये चट्टान बनती है, इनके बाद में क्या होता है, इनका अपर, जैसे ये आग्नेय चट्टान है, इनका लगातार हवा के चलने से, हवा के साथ साथ में ही दूसरा क्या होता है, यानी जो बरसात के होने से ये घिसती गई, टूटती तो नहीं है लेकिन क्या होती गई। और जो मलबा है यानी अवसाद, जिसको सेडिमेंट कहते हैं, वो मलबा ऐसे जमा होता गया। मलबे का क्या होता गया, जमा। ये जमा हो गया, फिर इसके ऊपर और घिसी तो और मलबे का, इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण हो। कौन सी चट्टानों का, अवसाद। बताओ अवसादी चट्टानों का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ, आग्नेय के टूटने से और घिसने से। अपर्दन और अपक्षय, यानी जिसको अपक्षय और अपन क्या कह सकते हैं, अपर्दन। हाँ, अपर्दन और अपक्षय से कौन सी मृदा, यानी कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, तो उस चट्टान को हम कौन सी कहेंगे, अवसादी। अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल का निर्माण बताइए कौन सी चट्टान से होता है, आग। अब बताओ कि क्या इनका लावा से निर्माण हुआ, क्या अवसादी चट्टानों का निर्माण लावा से हुआ, लावा से नहीं, ग्रेनाइट और किससे हुआ है, बेस। इनके घिसने से हुआ, और ये परत के रूप में पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, परतदार। क्या बोल देते हैं,
क्यों बोलते हैं परतदार? अरे परतदार क्यों बोलते हैं? ये रेत अपनी अवसादी चट्टानी है। रेत का कलर सब जगह, ऊपर वाली परत को हटाइए फिर नीचे वैसा ही कलर मिलेगा या दूसरा मिलेगा? वही मिलेगा। ये कभी हटा करके देखी नहीं होगी। मरोगे तुम, क्या होगा तुम्हारा? खत्म है मार्केट तुम्हारा। कभी गहरा गड्ढा खोदते हैं, सेम प्रकार की मिट्टी होती है या अलग अलग प्रकार की? वो परतें, रेत खुद अवसादी चट्टान है जो किससे बनी है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब जैसे ये यहां मलबा आकर के गिर रहा है, यहां पर अपन ने देखा कोई पेड़ था, वनस्पति थी, जीव जंतु, इसके ऊपर आकर के ढावा गिर गया। ढावा का मतलब मलबा आकर के गिर गया। वो इसमें दबेगा या नहीं दबेगा? वर्षों बाद इस क्षेत्र को अपन खोदेंगे तो उसके अवशेष मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या ये अवशेष आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं? तो कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका उदाहरण आप लिख सकते हो चूना पत्थर। दूसरा कौन सा पत्थर हो गया? बलवा पत्थर। हमारे इधर खूब पाया जाता है चूना पत्थर। और इनको खोदते हैं तो इनमें हड्डियां वगैरह सारे अस्थियां हैं, पेड़ पौधों के अवशेष है, यानी ये सारे प्राप्त ही होते हैं। जैसे अपन सब बैठे थे यहां पर, मान लीजिए पहाड़ी के यही ओट के अंदर छाया में बैठे, इतने में वो पहाड़ी का मलबा आकर के हमारे सब के ऊपर गिर गया। सब दब गए 10 फुट नीचे। कितने फुट नीचे? 10। कोई संभालने के लिए नहीं है, पता ही नहीं चला किसी को। हजारों वर्ष बाद उस क्षेत्र की खुदाई हुई तो अपने अवशेष मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कंकाल प्राप्त होंगे, हड्डियां प्राप्त होंगी। दिन प्रतिदिन अपन देख रहे हैं कि अब पीढ़ी का आकार क्या होता जा रहा है? छोटा। थोड़े दिन बाद में 2 फुट 3 फुट के बच्चे होंगे। वो फिर अपने कंकाल निकालेंगे और जैसे तुम्हारा कंकाल, किसी का कंकाल इतना होगा, किसी का इतना, किसी का इतना, हमारे वाला इतना बड़ा, इतना बड़ा। वो कहेंगे हाँ ये डायनासोर था, अपने पूरे परिवार के साथ ही था, भूगर्भिक हलचल के कारण पूरा नष्ट हो गया। यहां पर डायना, इसका मतलब ये अवशेष कौन सी चट्टानों में मिलेंगे? और मान लीजिए वहां पर ज्वालामुखी उद्गार हो गया, मान लीजिए यहां ज्वालामुखी फूट जाए और उसका टेम्परेचर 600 से कितना डिग्री होगा? क्या अपने अवशेष मिलेंगे? कहीं नहीं मिलने वाला अवशेष। तो अवशेष कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अब इसमें जो सबसे नीचे ही नीचे वाली जो चट्टान होती है ना, इसमें ताप और दाब के कारण रूप बदल जाता है। चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। इसको हम कहते हैं कायांतरित। कौन सी सेल बोल देते हैं? कायांतरित सेल बोलते। रूपांतरित, मेटामॉर्फिक भी कह सकते हैं। ये क्रिया कौन सी से होती है? ताप और दाब। ताप और दाब से ये क्रिया होती है। और कई बार क्या होता है, ये चट्टानें वापस भी पिघल जाती है। ये भी पिघल सकती है, ये भी, और इससे वापस क्या बन जाता है? मेग्मा। उस क्रिया को कहा जाता है संगलन। और मेग्मा से पुनः कौन सी चट्टान बनती है? जैसे चूना पत्थर है, इससे संगमरमर बन गया। चूना पत्थर से क्या बन गया? बलवा पत्थर है, यानी इससे क्वार्ट्जाइट बन गया, जिसे टाइलें बनाई जाती है। इसमें भी ताप दाब हो सकता है, ध्यान रखना, इससे भी ताप और दाब। जैसे ग्रेनाइट है, इससे नीस बन गया। सब जब मिट्टी पड़ेंगे, मिट्टी बनती कब है? ये आता है ग्रेनाइट से क्या बन जाता है? नीस। अब बताओ हमारे मरुस्थल में ग्रेनाइट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है या नहीं है? इसका मतलब आग चूना पत्थर है या नहीं? अवसादी और काया संगमरमर भी है या नहीं है? तीनों ही चट्टानें पाई जाती है। लेकिन अब वाला जो क्षेत्र अपन लिख रहे हैं कि इस बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र में टर्शियरी पीरियड, कौन सा पीरियड है? टर्शियरी पीरियड की कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी।
अवसादी को ही हम क्या बोल देते हैं? परतदार। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? हाँ, कि इस क्षेत्र में टर्शियरी पीरियड की कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी। अवसादी कहेंगे। अब बताओ, इन अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, या संगमरमर पाया जाता है? बोलो क्या मिलेगा? हाँ, चूना पत्थर। इसका मतलब इसमें किसकी अधिकता होगी? चूना। क्या इसकी हम खुदाई करेंगे तो जीवों के अवशेष मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यानी यहां इनमें क्या पाए जाते हैं? जीवा। और जीवाश्म कब के पाए जाते हैं? जुरासिक, जब समुद्र था यहां पर। जुरासिक पीरियड के यहां पर क्या पाए जाते हैं? जीवा। कि ये अगर अपने को जीवाश्म देखने हैं तो आज से 18 करोड़ वर्ष पहले के जुरासिक पीरियड के क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म, जिनको हम क्या कहेंगे? फोसिल कह देते हैं। ये फोसिल पाए जाते हैं, यानी ये फोसिल होते हैं। खुदाई में ऐसे अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, पेड़ों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आकल वुड फोसिल पार्क, वुड फोसिल ऑफ आकल, यही वो भी यहां पर प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के क्या पाए जाते हैं? अवशेष पर। तो सबसे पहले तो ये भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र मरुस्थल का ही भाग है, शुष्क मरुस्थल का ही भाग है। और ये शुष्क मरुस्थल के 41.5% भाग पर, कितने परसेंट पर है? तो ये तो क्लियर हो गया कि अवसादी होगी तो बताओ जीवाश्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो यहां पेड़ों के अवशेष भी मिले हैं, समुद्र के क्या पाए जाते हैं? अवशेष भी यहां पर पाए जाते हैं। तो पहले आप लिखिएगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र लिखकर, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसमें लिखो यह है शुष्क मरुस्थल के यह है शुष्क मरुस्थल के 41.5% भाग, 41.5% भाग पर स्थित है। इस क्षेत्र में टर्शियरी पीरियड की अवसादी चट्टानें, परतदार कह सकते हैं, अवसादी कह सकते हैं, टर्शियरी पीरियड की अवसादी चट्टानें, टर्शियरी पीरियड की अवसादी चट्टानें पाई जाती। जिनमें चूना पत्थर की अधिकता है। जिनमें चूना पत्थर की अधिकता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जुरासिक पीरियड लिखना ना, इन चट्टानों में जुरासिक पीरियड के जीवाश्म पाए जाते हैं। जुरासिक पीरियड के जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लिखें कि जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम क्या है? आकल। इस पे हमने बहुत रिसर्च किया था और बहुत मुश्किल से गांव मिला था, क्योंकि स्टैंड पे बोर्ड पे अंकल गांव लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हमें कौन सा गांव चाहिए था?
आकल गांव चाहिए था। आज से 20 साल पहले की बात, 2004 से 7 के बीच में प्रोजेक्ट था। उस समय लोग इतना जानते भी नहीं थे, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं था। तो जो आपको बाद में बताऊंगा, तो इस आकल गांव में जुरासिक पीरियड, मतलब आज जुरासिक का मतलब 18 करोड़ वर्ष पहले जुरासिक पीरियड की लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है आकल वुड फॉसिल पार्क, वुड फॉसिल ऑफ आकल। हिंदी में इसको बोला आता है कास्ट जीवाश्म पार्क। क्या बोल दिया आता है? कास्ट जीवाश्म। कास्ट का मतलब क्या है? लकड़ी। लकड़ी के अवशेष 40 फुट लंबे वृक्षों के तने प्राप्त होते हैं, खुदाई में प्राप्त हुए। और वो पूरा उस क्षेत्र को देखोगे तो लगेगा कि यहां पर पहले क्या था? समुद्र। समुद्र की तली की तरह ही लगता है। तो लिखा जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो, जैसे जैसलमेर के आकल गांव में, जैसलमेर के आकल गांव में आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व है, आज से 18 करोड़ वर्ष से पूर्व है, करोड़ वर्ष पूर्व है, जुरासिक पीरियड के वनस्पति के अवशेष, आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क हाँ, आकलवुड फॉसिल पार्क, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कास्ट जीवाश्म पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क में पाए जाते हैं। दूसरा एक और आपको, ये तो लकड़ी के अवशेष, हाल ही के अंदर आईआईटी रुड़की के विद्यार्थियों ने जैसलमेर में थैयात और जेठलाई, लाठी के पास में ही है ये शायद, हाँ, आईआईटी रुड़की के जो विद्यार्थियों ने थैयात और जेठलाई है, इसमें यह थारोसोरस इंडिकस, जिसको अपन ये कह सकते हैं थारोसोरस इंडिकस, लकड़ी मतलब भी जो डायनासोर है, यानी इसके क्या है, यानी अवशेष प्राप्त किए हैं। वो 16.7 करोड़ वर्ष पुराने, जो एग्जाम में पहले पूछ भी लिया गया। इसको सेल चक्कर कहते हैं। तो बताओ, सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? फिर कौन सी हुई? अवसादी के बाद लावा से कौन सी चट्टान का निर्माण? हाँ, लावा को ही क्या बोल दिया आता है? ये बना लिया था तुमने पहले एक बार। ये पूरा ये चट्टान ऐसे फॉर्मेशन ऐसे बनता है, ये बनाइए, फिर डायनासोर भी बनाते।
मैंने एक चट्टान भेजी है तेरे पास। लिख लिया? लिख लिया? हाँ, तो ये जो अपन ने लिखा एक, अब जो थारोसोर्स डायनासोर इंडिकस के पाए जाते हैं, तो ये सारी जो चट्टानें, मौलिक चट्टान, किससे इसका निर्माण होता है? इग्निस। दिखा दिया? अरे तो 5 सेकंड का है, दिखा दे। एक देखो चट्टानें बनी कैसे, ये आपको केवल 10 सेकंड का है, उसी में समझना है। हाँ, आज पत्थर पिघल जाते हैं, वही तरह मौलिक चट्टान आग नहीं है, वहीं से आता है। कहां रह गई तेरी चट्टान? ये गोविंद के भी क्या हाथ दूजने लग गए। हाँ, हैंग हो गया।